गुज़श्ता रोज़ DGISPR यानी तर्जुमाने पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ के प्रेसर के बाद बहुत कुछ है जो तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की टोन है वो भी खासी तब्दील हो गई है, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे फौज का मोराल डाउन हो उससे दुश्मन को फायदा होता है। अब सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है। कल जो एक बहुत बड़ा मैसेज था यकीनन इमरान खान के लिए था, लेकिन इमरान खान के साथ साथ उसके सहूलतकारों के लिए भी पैगाम था। आसिम मुनीर जब कतर के दौरे पे हैं तो उनकी एब्सेंस में हम कोई ऐसी साजिश करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया जाए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस सारे प्लान को ज़मीं बोस कर दिया। इसमें जितना क्रेडिट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को दिया जाए वो कम होगा। सहाफ़ी जाके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। वो बताते हैं कि एक लफ्ज़ का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आजकल, और वो है नो मर्सी। नो मर्सी यानी कोई माफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR यानी तर्जुमाने पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ के प्रेसर के बाद बहुत कुछ है जो तब्दील हुआ है। तब्दील होने वाली सबसे बड़ी चीज़ आज सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समात में जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की टोन है वो भी खासी तब्दील हो गई है, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे फौज का मोराल डाउन हो वो यकीनन उससे दुश्मन को फ़ायदा होता है। फ़ौज का मोराल डाउन हुआ सानहा 9 मई से, और इसका इदराक फ़ौज को भी है, और फ़ौज ने यह बरमला कहा भी कि इससे किस कदर फ़ौज में गमो गुस्सा है। और कल गमो गुस्सा और जज्बातीपन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके अल्फाज से भी छलका। अब सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है। कल जो एक बहुत बड़ा मैसेज था यकीनन इमरान खान के लिए था, लेकिन इमरान खान के साथ साथ उसके सहूलतकारों के लिए भी पैगाम था। और सहूलतकारों में जो बहुत बड़ा सहूलतकार इस वक्त है वो अदलिया है, और अदलिया को वाज़े और दो टोक पैगाम कल DGISPR ने दे दिया है, क्योंकि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस रिलीज भी हो सकती थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक ट्वीट भी हो सकती थी जो DGISPR के ऑफिशियल अकाउंट से होती, लेकिन ना तो वो ट्वीट की गई और ना ही कोई प्रेस रिलीज इशू की गई, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा गया। और उसमें एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहा जाए वक्त की तो शायद गलत नहीं होगा। कल जो डिटेल्स DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने शेयर की है उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि कोर कमांडर लाहौर, साबिक कोर कमांडर सलमान फयाज गनी का कोर्ट मार्शल हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि किस किस ने सानहा 9 मई में सहूलतकारी की है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में नहीं थे, और लोगों ने मिस कैलकुलेट किया। लोग ये समझ रहे थे कि उनकी एब्सेंस में, ऐसे ही कि जैसे जनरल मुशर्रफ दौरा श्रीलंका पे थे तो उनके दौरा श्रीलंका पे होते हुए जनरल मुशर्रफ को रिमूव करना मकसूद था, और अंदर ही ऐसा प्लान चल रहा था। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने क्या किया, उस वक्त के जो DGISI थे वो मिल के नवाज शरीफ के साथ जनरल मुशर्रफ को, यानी ये सोचा कि इनका जो प्लेन है वो लैंड नहीं करने दिया जाएगा, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, और उन्होंने अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ, और ख़ास तौर पे उस वक्त रोल बड़ा प्ले किया जनरल मुशर्रफ को बचाने में कोर कमांडर रावलपिंडी ने। तो अभी भी ये सोचा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर जब कतर के दौरे पे हैं तो उनकी एब्सेंस में हम कोई ऐसी साजिश करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि उन दिनों जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी वो डिस्कशन ये हो रही थी कि जनरल आसिम मुनीर को जो एक्सटेंशन दी गई है, यानी जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो गए थे और फिर भी उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया गया एक ख़ास लेजिस्लेशन करके। जो वफाकी हुकूमत ने का जो बहुत बड़ा रोल है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, ये मेहरबानी की गई है। तो हम इस मामले को भी कोर्ट के अंदर टेकअप करेंगे, यानी ये यहाँ तक प्लान बन गया था कि ये सब कुछ होगा। इसका जो कानूनी रास्ता है वो भी निकाला जाएगा, और कोर्ट में आपको पता है कि कौन बैठा हुआ है जो इमरान खान को मुसलसल रिलीफ दे रहा है। वो कोर्ट वाले भी मिस कैलकुलेट कर रहे थे, यानी मिस कैलकुलेशन फौज के अंदर भी थी। फौज के अंदर कुछ हल्के सलमान फयाज गनी जैसे और कुछ साबिका जो रिटायर्ड जर्नैल है वो भी मिस कैलकुलेट कर रहे थे। उन्होंने ये मिल के प्लान बनाया हुआ था कि हमने आसिम मुनीर का रास्ता रोकना है, इनकी बैरून मुल्क मौजूदगी को जवाज़ बना के फ़ौज के अंदर हमने एक बगावत करनी है, और ये एक सोचा समझा प्लान था। अब ये जो प्लान बन गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त के जब मुशर्रफ साहब श्रीलंका में थे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके उस साजिश को भी किस तरह से ओवरथ्रो कर दिया, नाकाम बना दिया और जनरल मुशर्रफ को प्रोटेक्ट किया। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है कोर कमांडर रावलपिंडी। कोर कमांडर रावलपिंडी जब तक ना चाहे तो वो 111 ब्रिगेड नहीं जा सकती रेडियो पाकिस्तान या पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर। तो और ये लोगों को पता था कि रास्ते की रुकावट भी कौन है। कोर कमांडर रावलपिंडी वो है जो जनरल आसिम मुनीर का राइट हैंड है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं।
और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बगावत को नाकाम बनाने में, वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने किया, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुतालिक भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती रही ना कि ये तो जनरल बाजवा के आदमी है, जनरल बाजवा ये चाहते हैं कि साहिर शमशाद मिर्जा को या वो आपको याद होगा कि किस तरह अजहर जावेद को बनाया जाए, लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस सारे प्लान को ज़मीं बोस कर दिया। इसमें जितना क्रेडिट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को दिया जाए वो कम होगा, तो उनके इस क्रेडिट के साथ ये सब कुछ हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम मैं इसलिए फिर ले रहा हूँ कि ये क्रेडिट रहना चाहिए कि आर्मी चीफ के एब्सेंस में, और आर्मी चीफ ने अपने उस दौरे को अधूरा नहीं छोड़ा, नामुकम्मल नहीं छोड़ा। बैरून मुल्क में थे, ऐसा नहीं किया कि दौरा जो है वो इनकम्प्लीट ही छोड़ के वापस पाकिस्तान में आ गए हूँ कि यहाँ बहुत हलचल मची हुई है। वो इसलिए था कि जनरल आसिम मुनीर को पता था कि क्या होने जा रहा है, उनको अंदाज़ा था और पल पल उन तक खबर पहुँच रही थी। यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल आसिम मुनीर ऑन बोर्ड थे और इनकी जो टीम है वो भी अपना काम कर रही थी। ये उस वक्त के तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे थे, और इनको पता था कि इसी को कल हमने कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है। तो ये सारा कुछ फिल्म बंद अक्सबंद हो रहा था, जिसकी बुनियाद पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर अब DGISPR कह रहे हैं और बड़ी जज्बात से भरपूर एक प्रेशर दे के चले गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि DGISPR ने तो कहा था कि जिस वक्त सलमान फयाज़ गनी को हटाया गया था कि सलमान फयाज़ गनी को नहीं हटाया गया, कोर कमांडर लाहौर नहीं तब्दील किया गया। हमने तो उस वक्त भी एक व्लॉग किया था और बताया था कि कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज़ गनी अब कोर कमांडर नहीं रहे, उनको GH की रिपोर्ट करने का कहा था। वो एक ज़रूरत भी होती है फ़ौज की, वो इसलिए होती है कि तब तक ये नाम नशर नहीं करते हैं, तब तक डिटेल्स सामने नहीं लाते हैं, तब तक जब तक किसी मंतकी अंजाम को या मंतकी कार्रवाई या हतमी नतीजे पर पहुंच जाए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो हतमी नतीजे पर पहुंच जाने के बाद हुई है। उसमें बताया है कि किसको क्या सज़ा दी गई है। ये बताया गया है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 3 लोग ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। ये वो लोग थे जो फौज में बगावत की साजिश कर रहे थे, फौज के अंदर बगावत चाहते थे, रिबिलियन चाहते थे, और ये उसी का शाखसाना है जो एक लंदन में बैठा हुआ शख्स है और जो बताता है खामोश सिपाही। तो ये जो खामोश सिपाही थे ना, उन खामोश सिपाहियों के सर कुचल दिए गए हैं। यानी अब अगर कोई ये समझे कि जनरल आसिम मुनीर को फारिग किया जा सकता है या कोई फौज में बगावत की जा सकती है, तो वो नाकाम फ्लॉप जो है मंसूबा था, जो उस वक्त भी फ्लॉप हुआ था। और आने वाले दिनों में अगर कोई, मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ अब हो गया है, शायद कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। DGISPR का ये कहना कि 76 बरसों में जो दुश्मन नहीं कर पाया वो चंद शरपसंद अनासर ने 9 मई के रोज़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि 76 बरसों में जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा घिनौना काम 9 मई का है, ये फ़ौज समझती है। और फ़ौज ने बरमला कह दिया है कि जो मास्टरमाइंड्स हैं अब वो बचेंगे नहीं, बल्कि उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स की जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, वो गिरफ्तारियां अब जल्द ही एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब मेजर जनरल अहमद शरीफ ने ये कहा कि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी भी बिहाइंड द बार्स है, किसी का भाई है, किसी का दामाद है, किसी का बहनोई है, यानी वो ये रिश्ते गिनवा रहे थे। ये रिश्ते गिनवाने का मकसद भी एक पैगाम देना था, और ये पैगाम उनको देना था जिनके रिश्तेदार, उनकी टेलीफोन के ऊपर ऑडियो टेप्स मौजूद हैं जो गुफ्तगू करते हैं। और आपको याद होगा एक गुफ्तगू में तो एक जुमला जो आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है वो ये है कि कमबख्त मार्शल्लाह भी नहीं लगा रहे। और आपको याद होगा कि ये जुमला किसका था? उमर अता बंदयाल साहब की सासू माँ किससे बात कर रही थी और उसमें कह रही थी कि कमबख्त राफिया, कमबख्त मार्शल्लाह भी नहीं लगा रहे। ये कमबख्त किसको कहा जा रहा था? मार्शल्लाह लगाने का तकाजा किससे किया जा रहा था? तो ये भी बड़ी मानी खेज ऑडियो थी जो आई थी, और उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर भी बढ़ा था, लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया था। वो अपनी रविश तर्क नहीं कर पाए थे, रविश छोड़ी नहीं थी। आज भी जिस वक्त एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके चैम्बर में मिलते हैं और जाके ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस केस को टेकअप किया जाए, और वो केस टेकअप हो जाता है, उस पटिशन को लगा दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे साइलिन हैं जो अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, जिनके केसेस लगते नहीं, कई महीने कई साल केसेस की बारी नहीं आती है, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान का केस फौरी तौर पे लग जाता है। तो अब इस वक्त अदलिया खासी अंडर प्रेशर इसलिए है कि उनको अंदाज़ा है कि ना तो सासू माँ बच पाएंगी, ना ही कोई बहनोई बच पाएगा, ना ही कोई किसी का ससुर बच पाएगा। इसके अंदर जो होगा उसको चुन चुन के ना सिर्फ ये है कि मिलिट्री पकड़ेगी, बल्कि उसका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल भी होगा।
वो भले कोई अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम शख्सियत हो, नो मैटर व्हाट। और एक लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सहाफ़ी जाके चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो बताते हैं कि एक लफ्ज़ का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आजकल, और वो है नो मर्सी। नो मर्सी यानी कोई माफ़ी नहीं है, कोई रहम नहीं होगा किसी के ऊपर भी। अगर कोई ये कहेगा कि हम छोड़ देंगे या हमारा दिल मोम हो जाएगा, नर्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और उसकी वाज़ेह और जीती जागती मिसाल ये है कि फ़ौज ने ऑलरेडी करके दिखा दिया है। अपने करीबी अफसरान को, अपने नामी गिरामी लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया है। और नामी गिरामी लोगों में से एक साबिक कोर कमांडर लाहौर है, जनाब सलमान फयाज़ गनी। और जिस वक्त फ़ौज ये कह रही है कि हमने तमाम सब्सटेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये सब्सटेंशियल एविडेंसेस ऑडियोज़ की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में उमर अताब बंदयाल को भी दिखा दिए गए हैं। और उमर अताब बंदयाल की कल, ख़ास तौर पे कल के प्रेसर के बाद दुम पे जो है पाव ज़रूर आया होगा, और उनको ये रियलाइजेशन हो गई होगी कि उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, ख़ानदान के लोग इसलिए कि एक तो है फ़ौजी कोर्ट और दूसरे हैं फैमिली कोर्ट्स। फ़ौजी कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई करना इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौजी कोर्ट्स के अंदर बच्चों के कहने पर, फैमिलीज़ के कहने पर, सासों के कहने पर, ससुर के कहने पर कोई केस ना तो टेकअप किया जाता है और ना ही वहाँ पर सहूलतकारी मिलती है। जबकि जो फैमिली कोर्ट हैं हमारे, जो सिविल कोर्ट हैं, जो फैमिली कोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ के कहने पर, बच्चों के कहने पर, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, बेगमात की ख्वाहिशात के मुताबिक, बेगमात को ये लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इमरान खान उनका क्रश रहे हैं, इमरान खान एक सेलिब्रिटी फिगर है, इसलिए मुतालबा ये होता है कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर जाके जो शौहर नामदार हैं वो बेंच भी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसी तरह के फैसले भी वहाँ से आते हैं जैसा कि फैमिली की ख्वाहिश होती है। और अब ये राज तो कोई राज नहीं है कि साकिब निसार साहब ने जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था बतौर चीफ जस्टिस, वो उस वक्त अदालत के सरबराह थे, तो उस वक्त किसकी फैमिली और किसके बच्चे लॉबी में बैठे हुए होते थे, तालियां बजा रहे होते, गैलरी में बैठ के इन तमाम तर केसेस को सुनते थे और उसके बाद हंस भी रहे होते थे, तालियां भी पीट रहे होते थे और मजाक भी उड़ा रहे होते थे। वो मजाक असल में किसी सियासतदान का नहीं था, वो मजाक जुडिशल सिस्टम का था। तो ये खुला पैगाम उन फैमिलीज़ को है, उन बच्चों को है और उन लोगों को है कि जो सरकारी ओहदे पर बराजमान है, कि अगर हमारे यहाँ ये एहतसाब का प्रोसेस हो सकता है जिसमें हम अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करते, जिसमें हम अपनी नवासियों का भी ख्याल नहीं करते। एक साबिक चीफ जस्टिस की नवासी इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, वो एक टेस्ट केस है और मैसेज के तौर पर रखा हुआ है कि जहाँ हम बेटियों, बहनों और ये जो इसके अंदर मुलव्वस है, ख़ासतौर पर 9 मई के अंदर, जब उनका ख्याल नहीं करते हैं तो फिर आपके घर का भी ख्याल नहीं रखेंगे, फिर आपके भी लोगों को चुन चुन कर उठाया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं, यानी एक कॉन्ट्रडिक्शन, कल एक सवाल बन गया कि अटॉर्नी जनरल ने तो कहा था कि अभी तो सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, DGISPR ये कह रहे थे कि ट्रायल शुरू हो गया है। DGISPR के प्रेसेस से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हर सूरत होगा, आप जो मर्जी कर लें। और फिर इरफान कादिर साहब के हमारे शो में दिए हुए रिमार्क्स मुझे फिर मेरे कानों में बज रहे थे कि फ़ौज से टक्कर नहीं ले सकते आप, फ़ौज अपने इस मामले के ऊपर पहरेदारी करेगी, जो मर्जी फैसला दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फ़ौज ने अगर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का सोच लिया है तो वो करके रहेंगे। तो यही बात कल DGISPR ने कर दी है। अटॉर्नी जनरल आज भी ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि अभी तक मैं अपनी बात को कंफर्म करता हूं कि किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में हैंडओवर नहीं किया गया। जाहिर है मिलिट्री कोर्ट में जो लोग आएंगे वो असल में ATC कोर्ट के जो जज हैं वो कमांडिंग ऑफिसर को हैंडओवर करेंगे, तो अभी तक वो सिविलियंस कमांडिंग ऑफिसर को हैंडओवर नहीं किए, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। लेकिन DGISPR ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही हो जाएंगे। यानी जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हैं, अब मास्टरमाइंड की आप बात करते हैं तो मास्टरमाइंड कौन है, अब ये भी कोई राज नहीं है, इमरान खान है। बराह रास्त इमरान खान तक खुरा जाता है। तो इमरान खान समेत ये जो अहम लोग हैं, जिसमें फैमिली के भी लोग हैं, जिसमें किसी के ससुर है, किसी की सास है, किसी का बहनोई है, किसी का दामाद है, इन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर हाथ डालना मकसूद है, क्योंकि नीचे नीचे उसका फ़ायदा या सिग्नलिंग या सिंबलिज्म या मैसेज वो नहीं जाता है जो बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करने से जाता है। तो हमारी इतलात के मुताबिक अब बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी ईद के फ़ौरन बाद होने जा रही है। फ़ौरन बाद इमरान खान भी बिहाइंड द बार्स होंगे और उमर अताब बंदयाल के जो राइट लेफ्ट लोग हैं, यानी अदालत में जो सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं, वो भी बिहाइंड द बार्स होंगे। और एक और गिरफ्तारी की बातें तो हो रही हैं, अब उसमें किस हद तक सदाकत है, वो हो सकेगी या उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, ये वक्त बताएगा। वो शख्स साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद है और जनरल फैज़ हमीद
के साथ जो फौज का रवैया है वो और तरह का है, जनरल बाजवा के साथ और तरह का है। जनरल बाजवा को सानिया 9 मई के बाद जो शोहदा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था, उसमें जनरल बाजवा को आसिफ मुनीर साहब ने अपने साथ बैठाया था और बिठा कर के पैगाम दे दिया था कि बाजवा साहब इस सारे खेल का हिस्सा नहीं है। फैज़ हमीद वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे और फैज़ हमीद इस सारी स्टोरी के अंदर नहीं है। फिर खबरें बीच में आती भी रहीं कि फैज़ हमीद को घर में नज़रबंद कर दिया गया या हाउस अरेस्ट है। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा मरीम नवाज़ भी करती रहीं, नून लीगी हल्के भी करते रहे हैं। तो फैज़ हमीद का जो मामला है वो ज़रा जनरल बाजवा से हटके है। अब देखना यह है कि क्या जनरल फैज़ हमीद का जो लिंक है 9 मई इंसिडेंट के अंदर वो इस्टेब्लिश होता है या नहीं, क्योंकि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे इमरान खान के सहूलतकारों का, वो जब रिवील हुआ तो उसमें जनरल फैज़ का नाम भी रिवील हुआ और जनरल फैज़ के बारे में कहा गया कि ये वही हैं जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, यानी ये सदर बनना चाहते थे, सदर ममलिकत बनना चाहते थे। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो फिर जनरल फैज़ हमीद प्रेसिडेंट होते। अब जनरल फैज़ हमीद का इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है इमरान खान के साथ और इतनी स्ट्रॉन्ग सहूलतकारी अगर 9 मई के अंदर है तो फिर देखना तो ये भी होगा ना कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उनका जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है, उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है और आने वाले दिनों में ये सवाल मज़ीद इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। लेकिन दो धारी तलवार जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे हैं कि एक तो थी इकोनॉमिक फ्रंट पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी फ़ौज ने कर दिया है और दूसरा फ्रंट ये था कि इमरान खान को मिनिमाइज़ किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए, दीवार से लगाया जाए, वो भी उसका भी ठीक ठाक तसल्ली बख्श इंतज़ाम फ़ौज कर चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें अब होने जा रही हैं, जिसके बाद वो जो 2008 के बाद एक प्रोजेक्ट जिसकी आबियारी की गई थी वो तो ख़त्म हो जाएगा और फिर वो लोग तमाम फ़ौज के अपने लोग कि जो ये समझते हैं कि ख़ास लोगों पे इन्वेस्टमेंट करके एक तीसरी क़ुव्वत को बनाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि तीसरी क़ुव्वत का रास्ता तो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। आज कोई ये कहे कि किंग्स पार्टी बन रही है, वो जहांगीर तरीन की पार्टी है या वो परवेज़ खटक की पार्टी है, तो मेरा ख्याल है कि अब किंग्स पार्टी बनाने वाले, उसको पानी देने वाले, उसको तनावर दरख्त बनाने वाले सोच में पड़े होंगे और सोचेगा कोई भी आइंदा इस तरह का काम करने का। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।